नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो 15th दलाई लामा हैं उनका यानी कि खोजबीन कैसे किया जाएगा, उनको कैसे फ्यूचर में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, 15th दलाई लामा का रिकॉग्निशन का प्रोसीजर क्या होगा, कौन उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है, नहीं कर सकता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखे थे पिछले वाले वीडियो में। तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन वीडियोस को आप लोग जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग तिब्बत की हिस्ट्री को देखते हैं। तो तिब्बत की हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो तिब्बत जो है ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था। तो सबसे पहले तिब्बत के लोकेशन को हम लोग जान लेते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि तिब्बत का लोकेशन हमारा जो प्यारा भारतवर्ष है, भारत के लगभग नॉर्थ में, लगभग नहीं, इट इज़ नॉर्थ। तो नॉर्थ में जो है हिमालय के बिल्कुल उत्तर में तिब्बत नाम का एक कंट्री हुआ करता था। तो तिब्बत इज ए रीजन इन तिबेटियन प्लेट्यू इन एशिया स्पैनिंग अबाउट 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 1/4 है चाइना की टेरिटरी का। एंड इट इज़ द ट्रेडिशनल होमलैंड ऑफ जो तिब्बतियन पीपल हैं, उनका ट्रेडिशनल होमलैंड है, एज वेल एज सम अदर एथनिक ग्रुप। तिब्बत इज़ द हाईएस्ट रीजन ऑन अर्थ, हमारे इस पृथ्वी के ऊपर इसको वन ऑफ द हाईएस्ट रीजन कंसिडर करा जाता है। इनका एवरेज एलिवेशन 4900 मीटर है और यहाँ पे हमें हाईएस्ट एलिवेशन तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के रूप में देखने को मिलता है, विच इज़ 8848.8 मीटर। तो इतनी ऊंचाई है इनकी। एंड इट इज़ द अर्थ्स हाईएस्ट माउंटेन एंड राइजिंग 8848 मीटर एबोव सी लेवल। जो 13th दलाई लामा थे, थुबतेन ग्यात्सो, उन्होंने अनाउंस किया था, ये अनाउंस द डी फैक्टो तिब्बतियन इंडिपेंडेंस इन अर्ली 1913। 1913 में उन्होंने तिब्बत को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अनाउंस किया था। चाइना ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। चाइना डिड नॉट रिकॉग्नाइज तिब्बत्स इंडिपेंडेंस एंड कंटिन्यूड टू क्लेम सोवरेनिटी ओवर द रीजन। और इस रीजन के ऊपर यानी कि तिब्बत रीजन के ऊपर इन्होंने अपना क्लेम जारी रखा। 1912 से अंटिल द फाउंडिंग ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949, यानी कि 1912 से लेकर के 1949 तक, 1912 से 1949 तक तिब्बत एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री रहा। चाइनीज़ गवर्नमेंट का तिब्बत के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं था, कोई भी कंट्रोल नहीं था उस समय तक। और चाइनाज तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो आज के समय है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था। दलाई लामा का गवर्नमेंट यहाँ पे अलोन यानी कि अकेले रूल करती थी 1951 तक। तिब्बत वाज नॉट चाइनीज़। कब तक ये चाइनीज़ नहीं रहा, यानी कि इनके ऊपर कब्जा तब तक नहीं हुआ जब तक माओ जेडोंग की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उन्होंने इनके ऊपर कब्जा नहीं किया, इन्होंने इनको जब तक इन्वेड नहीं किया। तो 1951 में माओ जेडोंग की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, पीएलए हैं, उन्होंने तिब्बत के ऊपर अटैक कर दिया, यानी कि इनको इन्होंने इन्वेड कर दिया और इन्वेड करने के बाद जो है इनके ऊपर चाइनीज़ लोगों का कब्जा हो गया। 1951 में तिब्बतियन लीडर्स वेर फोर्स्ड टू, उस समय उनको फोर्स किया गया एक ट्रीटी साइन करने को लेकर के, यानी कि एक ट्रीटी साइन करवाया गया चाइना के द्वारा। और इस ट्रीटी को 17 पॉइंट एग्रीमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। यह गारंटी करता है तिब्बतियन ऑटोनॉमी एंड टू रेस्पेक्ट द बुद्धिस्ट रिलीजन, बट आल्सो अलाउज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज सिविल एंड मिलिट्री हेडक्वार्टर्स एट लासा, जो कि तिब्बत की कैपिटल है। तो तिब्बत के कैपिटल में चाइनीज सिविल और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को अलाउ करता है, मतलब इनके एस्टेब्लिशमेंट को अलाउ करता है। तो ये 17 पॉइंट एग्रीमेंट में इस तरह की बातें कही गई थी। लेकिन तिब्बत के लोगों ने और वहाँ के जो दलाई लामा हैं, जिनको पॉलिटिकल हेड और स्पिरिचुअल हेड दोनों माना जाता है तिब्बत के लोगों के द्वारा, उन्होंने इसको इनवैलिड करार दिया, यानी कि ये इनवैलिड है, ये गलत है। और तब से जो है
तिब्बतियन पीपल एंड थर्ड पार्टी कमेंटेटर्स एज ए कल्चरल जेनोसाइड, इस तरह का, यानी कि कल्चरल जेनोसाइड के नाम से इनको डिस्क्राइब किया जाता है इस इवेंट को, और पूरे तिब्बत के ऊपर इस तरह से कब्जा कर लिया जाता है। 1959 में क्या होता है, escalations tensions between Tibet and China led to a critical turning point in 1959। तो होता क्या है उस समय, जो दलाई लामा है along with a group of followers, इनके साथ कुछ फॉलोवर्स थे, वो भारत आ जाते हैं और यहाँ पे असाइलम ले लेते हैं। तो जो तिब्बतियन दलाई लामा को फॉलो किए थे, उन्होंने एग्जाइल में गवर्नमेंट बना लेते हैं, यानी कि हमारा जो भारत है, भारत में धर्मशाला में, धर्मशाला से ये सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन इनको कहा जाता है, तो धर्मशाला में ये एग्जाइल गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेती हैं। तो ये घटना है 1959 की, और 1959 के बाद ही हम लोग देखते हैं कि 1962 में इंडो चाइना वार हो जाता है। तो इंडो चाइना वार के पीछे का जो रीज़न है, उन रीजन्स में से ये भी एक रीज़न है। तो 1959 के तिब्बतियन अपराइजिंग के बाद क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना हैज़ बीन स्ट्रिक्टली टाइटनिंग इट्स ग्रिप ऑन तिब्बत, तिब्बत के ऊपर ये अपना पकड़ और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और दिनों दिन ये मजबूत करता ही जा रहा है। आज के समय में तिब्बत में किसी तरह का कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ना प्रेस है, और वहाँ पे आर्बिट्रेरी रूप से डिटेन किया जाता है लोगों को, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तिब्बत वाले रीजन में फोर्स्ड अबॉर्शन हो रहा है, स्टेरिलाइजेशन हो रहा है तिब्बतियन वुमेन का, और जो लो इनकम सिटीजन्स, जो चाइनीज़ सिटीजन है, उन लोगों को तिब्बतियन रीजन में ट्रांसफ़र करा जा रहा है, और जिस वजह से जो वहाँ का जो तिब्बतियन कल्चर है, उनके सर्वाइवल को थ्रेटन करा जा रहा है, यानी कि उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करा जा रहा है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा। और क्या किया जा रहा है, तो हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि चाइना ने तिब्बत में इन्वेस्ट तो किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो वहाँ पे बिल्ड कर रहा है, लेकिन वहाँ डेमोग्राफिक शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है, यानी कि जो तिब्बतियंस हैं, जो ओरिजिनल तिब्बतियंस हैं, उनको वहाँ रिप्लेस करके, उनको वहाँ टॉर्चर करके, उनको वहाँ टॉर्चर करके एक वहाँ एथनिक ग्रुप है, हान चाइनीज़ नामक एक एथनिक ग्रुप है, उनको वहाँ पे बसाया जा रहा है ताकि डेमोग्राफिक शिफ्ट करा जा सके चाइना में, ये तिब्बतियन वाले रीजन में। तो ये सब किया जा रहा है चाइना के द्वारा तिब्बत वाले रीजन में, और सदियों तक तिब्बत जो है, तिब्बत वाज इंडियाज़ एक्चुअल नाइबर, हमारा भारत का जो नाइबर्स हैं वो तिब्बत ही हुआ करता था। चाइना वाज नॉट आवर नाइबर्स एज मोस्ट ऑफ इंडियाज़ बाउंड्रीज एंड, और जो 3500 किलोमीटर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये हमारा तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन के साथ में, ये हमारा एलएसी है, ना कि चाइना के साथ में। 1914 में तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने along with Chinese that signed the Simla Convention with British India that delineated boundaries, और after China's full accession of Tibet in 1950, the China repudiated the convention, और जो मैकमोहन लाइन है that divided the टू कंट्रीज, तो ये जो मैकमोहन लाइन है, ये इनको ये लोग नहीं मानते हैं, ये लोग तो, इनकी तो बस चले तो पूरा भारत को बोल दे कि ये हमारा ही है। हालांकि अभी जो एससीओ की अभी जो समिट हुई थी, तो उसके बाद जो है तिब्बतियन गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि बिहार तक जो है वो तिब्बत का रीजन है, यानी कि पहले वो क्लेम कर रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन हमारा है, अ, अब उनका रीजन जो है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये तो चाइनीज़ गवर्नमेंट की हमेशा से पॉलिसी रही है कि इस तरह के स्टेटमेंट को जारी करके जो दूसरा देश है उनको परेशान करा जाए। फिर क्या होता है, 1954 में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है चाइना के साथ में, और ये एग्री कर जाते हैं
यानी कि ये रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि तिब्बत जो है वो चाइना का रीजन है, तो तिब्बत रीजन ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। और जो प्रेजेंस है दलाई लामा का इंडिया में हैज़ बीन अ परसिस्टेंट इरिटेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस एज चाइना कंसिडर हिम अ सेपरेटिस्ट। चाइना जो है दलाई लामा को वो सेपरेटिस्ट के रूप में मानता है, तो इंडिया चाइना रिलेशन में दलाई लामा एक तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये चाइना को इरिटेट कर रहा है। तो तिब्बतियंस प्लेच्यू सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ, अच्छा तिब्बत वाले रीजन में हम लोग बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज हैं और इनका अपना जियो पॉलिटिकल कंसिड्रेशन है, जिस वजह से यहाँ जो इंडिया चाइना तिब्बत इक्वेशन है ये थोड़ा सा क्या बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट इशू हो जाता है, थोड़ा सेंसिबल इशू हो जाता है। तो इसीलिए इनको थोड़ा हैंडल भी करना पड़ेगा, उसी के साथ में उसी सेंसिबिलिटी के साथ में हमें हैंडल करना पड़ेगा। रिसेंट में अगर डेवलपमेंट देखें तो चाइना ने यहाँ नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके रखा है तिब्बत में, से बॉर्डर डिफेंस विलेज बना रखा है, यहाँ डैम्स बना रहा है, ऑल वेदर ऑयल पाइपलाइंस, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, सब चीज़ों को शुरू करा जा रहा है। चाइना ट्राई कर रहा है इन रीजन्स को कंट्रोल करने का, और साथ में जो नेक्स्ट दलाई लामा है उनको भी कंट्रोल करने का ये ट्राई कर रहा है। और हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखें कि नेक्स्ट दलाई लामा यानी कि 15th दलाई लामा जो होने वाले हैं उनका रिकॉग्निशन, उनका सिलेक्शन क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, सक्सेसर कैसे मिलेगा, वो 14 दलाई लामा के द्वारा बता दिया गया है कि ये एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं ये मिला हुआ है गदन फदरंग ट्रस्ट को, और जो कि ऑफिस है हिज हॉलीनेस दलाई लामा का, तो वही इनको रिकॉग्नाइज करेगा, वही फ्यूचर दलाई लामा को ढूंढेगा। तो चाइना ट्राई कर रहा है अपनी तरफ से कि ये जो नेक्स्ट दलाई लामा होने वाले हैं उनके कंट्रोल को ये ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, उनके सिलेक्शन के कंट्रोल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट प्रमोटिंग दैट तिब्बतियन बुद्धिज़्म हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ चाइनीज़ कल्चर। और इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट गिव, ये भी एक इशू है कि भारत सरकार तिब्बतियंस लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करती हैं आफ्टर कट ऑफ ईयर, 1987 कट ऑफ ईयर था, उसके बाद भी प्रोवाइड नहीं करती हैं सिटीजनशिप। तो दिस हैज़ क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द यूथ्स ऑफ द तिब्बतियन कम्युनिटी। तो इस वजह से भी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है। दलाई लामा की बात करें तो दलाई लामा ये बिलोंग करते हैं गैलुपा ट्रेडिशंस ऑफ बुद्धिस्ट तिब्बतियन बुद्धिज़्म को, और ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशंस हैं तिब्बत में। और अभी तक मात्र 14 दलाई लामा हुए हैं और 15वें दलाई लामा के होने की संभावना है। तो कौन होगा, कहाँ से होगा, इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड। और फर्स्ट और सेकेंड दलाई लामा जो थे उन्हें पोस्टमसली ये टाइटल दिया गया था। 14th और करेंट दलाई लामा जो हैं वो तेंजिन ग्यात्सो हैं, और तेंजिन ग्यात्सो उनका ओरिजिनल नाम है। दलाई लामा एक टाइटल है, एक इंस्टीट्यूशन है, तो जो भी उस इंस्टीट्यूशन के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिनको भी सेलेक्ट किया जाता है, तो उनको दलाई लामा के नाम से पुकारा जाता है। तो दलाई लामा को माना जाता है द मैनिफेस्टेशन ऑफ अव अवलोकितेश्वर, या फिर चैरेंजिग, जो कि बोधिसत्वा है ऑफ कंपेशन एंड द पेट्रन ऑफ सेंट इन तिब्बत। Bodhisattvas are realized beings inspired by a wish to attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings who have vowed to be reborn in the world to help humanity। तो ये है दलाई लामा के बारे में। और इससे पहले थोड़ा सा दलाई लामा का एक स्टेटमेंट भी आया था कि दलाई लामा ये चाहते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट उन्हें वहाँ पे मिले, और चाइना का वो पार्ट रहना चाहते हैं, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उनका वो पार्ट रहते हुए वहाँ पर वो सेल्फ गवर्नेंस चाहते हैं तिब्बत वाले रीजन में, और ज़्यादा ऑटोनोमी चाहते हैं वहाँ चाइना में। हालांकि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ये बस एक डिमांड है, चाइना इनको शायद नहीं माने और अब तक उन्होंने माना भी नहीं है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ तिब्बत, उनके पास्ट की स्टोरी है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें, और
मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।